नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कोरोना के काल में आप सब सुरक्षित होंगे और कोरोना को देखते हुए संभव एकेडमी ने ये ठाना है भी सभी बच्चों के लिए जो कोर्स हैं वो घर पर अवेलेबल हों। तो हमने हमारा यूट्यूब चैनल उतारा है। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भूगोल, उसमें चला था अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। पहला भाग था शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्ध शुष्क। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। उसमें पहला जो भाग था शुष्क मरुस्थल का, उसकी चर्चा अपनी कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसकी भी अपने एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके मैंने आपको 4 भाग बताए थे। पहला बताया था गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। दूसरा बताया था शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा था नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। चौथा है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। इसमें से अपने गग्गर का मैदान चर्चा कर चुके थे। शेखावाटी प्रदेश की कल की क्लास में चर्चा की थी। अब देखो, थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखते हैं। अपनी इस तरह से राजस्थान का मैप है। मैं बार बार मैप बना रहा हूं, तो आप भी ट्राई करें कि किस तरह से मैप बनता है। मैप के अकॉर्डिंग यदि अपने कुछ पढ़ते हैं तो अपने जल्दी याद होता है। ये चित्तौड़गढ़ का भाग है और यहाँ पे ये बाग गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इस तरह से अपना राजस्थान है। अब अपनी बात करते हैं कि ये जो बाग बताया था मैंने, इस तरह से ये था पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। इसमें दो भागों को बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थल, ये दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसकी चर्चा की थी। अर्ध शुष्क मरुस्थल में 4 भाग किए थे। पहला पड़ा था अपने छप्पन का मैदान, सॉरी गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान पहला पड़ा था। दूसरा था यहाँ पे शेखावाटी प्रदेश, ये जो भाग रहता है शेखावाटी प्रदेश। इसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले आते हैं। तीसरा जो भाग रहता है वो है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा जो पार्ट अपना रहता है वो है लूणी प्रदेश, लूणी प्रदेश। इसमें से अपने कल गग्गर का मैदान पढ़ा था, शेखावाटी प्रदेश पढ़ा था। अब देखो, शेखावाटी प्रदेश में थोड़ा सा रहता है, एक शब्दावली आती है जल और एक होता है झरना। दोनों में क्या अंतर होता है? शेखावाटी प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं एक बार में। जल और झरने में क्या अंतर होता है? तो देखो, ये कोई पर्वत है और ये धरातल है। हमेशा पर्वतीय जो भाग होता है वो धरातल से ऊपर निकला हुआ जो भाग होता है उससे ज्यादा गहरा धरातल में भी होता है ये पर्वत, ठीक है। इस तरह से फैला रहता है ये भाग। और अब अपनी चर्चा करते हैं कि झरना क्या है। यदि इस पर्वत पे वर्षा ज्यादा होती है, बरसात ज्यादा होती है, तो यहाँ पर्वतों से नीचे
गिरने वाला जो पानी होता है उसे बोलते हैं झरना। ठीक है। जल क्या होता है, यदि वर्षा की मात्रा कम हो, वर्षा की मात्रा कम हो तो ये जो जल है ये पर्वतों से होते हुए इस तरह से धरातल में पहुंच जाता है। और इस शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो भूमिगत भाग है यहां पे चूने की परत पाई जाती है, चूने की परत। और ये चूने की परत इस जल को नीचे नहीं जाने देती, तो ये जल इस भाग से होता हुआ यहां पर आ जाता है, तो इसे कहते हैं जल। और इसी के आधार पे इस शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश भी बोलते हैं, आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश भी बोलते हैं। और इसी शेखावाटी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, बांगर प्रदेश। और यही कारण रहता है कि चूने की जो परत है, इसी वजह से चूरू जो जिला है राजस्थान में सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जो जिला है वो चूरू है। और इस चूने की परत की वजह से यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है, सर्दियों के टाइम में सर्दी ज्यादा होती है और गर्मियों के टाइम में गर्मी ज्यादा होती है। यानी राजस्थान में यदि पूछा जाए कि वार्षिक तापांतर किस जिले का ज्यादा है, तो वो जिला रहता है चूरू। यदि पूछा जाए कि दैनिक तापांतर कहाँ ज्यादा रहता है, कौन सा जिला है जहां पर राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर है, तो वो जिला है जैसलमेर। ठीक है। अब अपनी बात करते हैं तीसरा जो प्रदेश है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, इसकी चर्चा करते हैं। नागौरी उच्च भूमि, देखो नागौरी उच्च भूमि के अंदर मुख्य जो जिले शामिल किए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो पहला है नागौर, जोधपुर, पाली और अजमेर, ये जिले रहते हैं। इसमें से सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है वो है नागौर का। उच्च भूमि इसलिए बोलते हैं भी ये अरावली से पृथक क्षेत्र है, यहां पर है अरावली, और अरावली से पृथक ऐसा क्षेत्र जो भूमि से ऊंचा उठा हुआ है वो नागौर में पाया जाता है। इसी के आधार पर इस प्रदेश को नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। बता दिया भी सर्वाधिक क्षेत्र नागौर में रहता है। इसी के आधार पे इस नागौरी उच्च भूमि प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3 श्रेणियों में कौन कौन सी है 3 श्रेणियां, ये देखो यहां पर है, ये है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, ये बीच वाला, यहां पर है नागौर। ठीक है। यहां जिला पड़ता है अजमेर और यहां जिला है पाली और ये रहता है जोधपुर। ये 4 जिले मुख्य शामिल होते हैं इसमें। सर्वाधिक जो क्षेत्र रहता है नागौरी उच्च भूमि का वो रहता है नागौर में, और इसी के आधार पे इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है नागौरी उच्च भूमि को। ये जो प्रदेश है यहाँ पे ये है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी पहला जो पार्ट रहता है इसका मकराना श्रेणी। यहां पर इस भाग में ये है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी। इसके बाद ये जो अजमेर की तरफ ये जो पार्ट रहता है ये है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी दोबारा बता देता हूं, नागौरी उच्च भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है मकराना श्रेणी, दूसरा जो पार्ट रहता है वो है मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, और तीसरा जो पार्ट रहता है वो है जायल श्रेणी, जायल श्रेणी।
देखो मकराना श्रेणी, इसकी बात करते हैं तो यहां पर संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो सफेद संगमरमर है, सफेद संगमरमर, ये यहीं से निकाला जाता है, नागौर से, मकराना से। और इस संगमरमर का भारत में दिल्ली के लाल किले में यूज किया गया था। और इसी के आधार पे इस मकराना श्रेणी जो है, यहां पे संगमरमर निकाला जाता है, मकराना को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, हाल ही में किया गया है ये। और इसे जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? मतलब भी कोई ऐसी वस्तु जो स्पेसिफिक जगह से निकाली जाती है और भौगोलिक जगह से जहां से उत्पादन होता है स्पेसिफिक मानी जाती है, तो वहां उसे जीआई टैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स, जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स। अब अपनी बात करते हैं कि यहां पे ये संगमरमर क्यों पाया जाता है, तो बता देता हूं। ये नागौरी उच्च भूमि जो प्रदेश है, इस प्रदेश में अवसादी चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों में यहां पे रहता है चूना पत्थर, जिसका कायांतरण होकर संगमरमर का निर्माण होता है। और यहां पे राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर निकाला जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद में अपनी बात करते हैं मांगलोद श्रेणी। यहां पर जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम। मांगलोद श्रेणी में जिप्सम पाया जाता है। और यदि जिप्सम की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम जो निकाला जाता है वो रहता है मांगलोद, और एक स्थान आता है बदवासी। ये दोनों स्थान नागौर में पड़ते हैं, यहां से सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जिप्सम को लेके बात करते हैं तो नागौर से लगाकर, ये यहां पे नागौर है, नागौर से लगा के बीकानेर तक एक जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, जिसे हार्डपन के नाम से जानते हैं। लिख देता हूं दोबारा, हार्डपन के नाम से जानते हैं। यानी बीकानेर से नागौर तक जो जिप्सम की पट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं हार्डपन। और जिप्सम का प्रसिद्ध स्थान है नागौर के अंदर मांगलोद और बदवासी, जहां से सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। कौन सा बताया? हार्डपन। क्या है हार्डपन? यानी बीकानेर से नागौर तक जिप्सम का जमाव कहलाता है हार्डपन। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं तीसरी श्रेणी थी इसकी, जायल श्रेणी। जायल श्रेणी जो अजमेर और नागौर की सीमा पे है। ये मुख्य क्षेत्र रहता है फ्लोराइड युक्त क्षेत्र, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इस फ्लोराइड से होने वाला जो रोग है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोराइड से होने वाला रोग है फ्लोरोसिस। और इसी फ्लोराइड के निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम।
फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम ये चलाया गया था जायका के द्वारा। जायका JIC यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा फ्लोराइड निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम, ठीक है। जायल श्रेणी यहाँ पे फ्लोराइड युक्त ये क्षेत्र है और इसी के आधार पे नागौर से अजमेर तक एक पट्टी पाई जाती है जो फ्लोराइड युक्त है। इस पट्टी का नाम है बांका पट्टी। बांका पट्टी इसी बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी इसी बोलते हैं हम्प बेल्ट। हम्प बेल्ट, बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, हम्प बेल्ट और इसी बोलते हैं हांस बेल्ट। हांस बेल्ट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जिला कौन सा है, तो वो है नागौर। फ्लोराइड प्रभावित जिला कौन सा है, नागौर। यदि अपने से ये पूछा जाए भी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं, तो वो जिला है नागौर। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक, खारे पानी की झीलें। अपने से यदि ये पूछें भी राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो वो जिला रहता है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन सा जिला है, उदयपुर। उदयपुर जिला रहता है। नागौर से अजमेर फ्लोराइड युक्त जो पट्टी बांका पट्टी कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं, हम्प बेल्ट बोलते हैं और हांस बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा। नागौरी उच्च भूमि की चर्चा चल रही थी अपनी। नागौरी उच्च भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये जो श्रेणी रहती है मकराना श्रेणी, जहां पर संगमरमर पाया जाता है, और इस तरफ जो श्रेणी रहती है वो है मांगलो श्रेणी, जहां पर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं, और तीसरी जो श्रेणी रहती है वो जायल श्रेणी, जो फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। जिप्सम की बात की अपनी, जिप्सम के अंदर हार्डपन की बात की, यानी बीकानेर से नागौर तक जो जिप्सम का जमाव पाया जाता है, एक पट्टी पाई जाती है जिसे हार्डपन बोलते हैं, हार्डपन। इसके बाद में अपनी बात की भी राजस्थान में जिप्सम जो पाया जाता है वो बदवासी नागौर और मांगलोद नागौर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरी जो श्रेणी है जायल श्रेणी, ये फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है और इस फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, यानी आदमी का बैक साइड में कुब्बड़ निकल जाती है और दांत पीले हो जाते हैं, दांत पीले, और आदमी इंसान के कुब्बड़ निकल जाती है। फ्लोरोसिस रोग, इसके निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम, जो जायका के सहयोग से चलाया जा रहा है। जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसी फ्लोराइड युक्त क्षेत्र के अंदर एक पट्टी पाई जाती है जो फ्लोराइड से प्रभावित है, नागौर से लगा के अजमेर तक। इसे बांका पट्टी भी बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी भी बोलते हैं, हम्प बेल्ट भी बोलते हैं और हांस बेल्ट भी बोलते हैं। यहां तक सभी के समझ में आया। आगे चर्चा करते हैं लूणी प्रदेश। आप हमारे संभव एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करते रहें। चौथा जो प्रदेश आता है अपना यहां पे, वो है लूणी प्रदेश। 3 प्रदेश पढ़ चुके हैं अपने। पहला मैंने आपको बताया गगर प्रदेश, दूसरा बताया मैंने आपको शेखावाटी प्रदेश जिसे तोरावाटी प्रदेश भी बोलते हैं, और तीसरा था
नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश को अपने 3 भागों में बांटा था। 3 श्रेणियां थी। जायल पहली थी मकराना श्रेणी, दूसरी मांगलोर श्रेणी और तीसरी थी जायल श्रेणी। अब अपना जो चौथा भाग रहता है वो है लूणी प्रदेश। तो लूणी प्रदेश के अंदर जो जिले शामिल किए जाते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए जाते हैं, और उसके बाद में अपने देखते हैं भी यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र के अंदर, और किस तरह से यहाँ का भौगोलिक वातावरण रहता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखो चौथा जो पार्ट रहता है लूणी प्रदेश। मैंने आपको बताया भी लूणी का जो क्षेत्र रहता है कौन सा क्षेत्र रहता है इसकी चर्चा करते हैं अपने। इस तरह से इसको डिवाइड किया था हमने, और यहाँ पे जो क्षेत्र हैं ये शुष्क मरुस्थल है, ये अर्ध शुष्क। यहाँ पे जो क्षेत्र फैला हुआ है ये 2 भाग, ये है लूणी प्रदेश। लूणी प्रदेश इसमें मुख्य जो जिले आते हैं, मुख्य जिले बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर, ये जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, लूणी प्रदेश यानी ये जो क्षेत्र है लूणी प्रदेश का, यहाँ पे नदी बहती है लूणी नदी, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और राजस्थान में 6 जिलों में बहती है ये नदी। अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इस तरह से होती हुई बहती है ये नदी। और इस प्रदेश में एक वंश था गौड़ वंश। गौड़ वंश का शासन हुआ करता था, गौड़ वंश। इस वंश का शासन था, इसी के आधार पे इस लूणी प्रदेश को गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, गोड़वाड़ प्रदेश। और इसी क्षेत्र में इसी के आधार पे यहां पे बोली बोली जाती है गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी बोली। मुख्य जो गोड़वाड़ी की बोली के जिले रहते हैं वो हैं जालोर और पाली। यहां से इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रचना है बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, जो इसी गोड़वाली बोली में रचा गया है। किसने रचा था? नरपति नालय ने, नरपति नालय ने। किसका वर्णन है? तो एक शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उनकी कीर्ति का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। गौड़वंश का आधिपत्य था यहाँ पे, इसी के आधार पर इस लूणी प्रदेश को गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रदेश में गोड़वाड़ी बोली जाती है। मुख्य जो जिले रहते हैं जालोर और पाली रहते हैं, और इसी बोली में एक रचना है बीसलदेव रासो जो नरपति नालय के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें बीसलदेव रासो में विग्रहराज चतुर्थ की कृति का वर्णन है। अब अपनी बात करते हैं लूणी प्रदेश में आगे। तो एक स्थान है छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। ये मुख्य बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में हैं, यानी सिवाना से लगा के, सिवाना से बालोतरा तक
जो गुमदाकार पहाड़ियां हैं उन्हें 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहां पर अपने पास 3 बातें निकल के आती हैं। यदि आपसे पूछे कि 56 का पर्वत कहां पर है, तो 56 पर्वत पड़ता है उदयपुर में। 56 पर्वत है उदयपुर में। और यदि पूछे भी 56 का मैदान कहां है, तो वो पड़ता है बांसवाड़ा में। यानी माही नदी जहां बहती है वहां पे 56 गांव के समूह को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये रहता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। स्पेसिफिक यदि 56 के मैदान का जिला पूछा जाए तो वो जिला रहता है बांसवाड़ा। 3 बातें बताई मैंने आपको। एक तो 56 की पहाड़ियां जो बाड़मेर में है, 56 पर्वत उदयपुर में है, और 56 का मैदान बांसवाड़ा में है। 56 का मैदान कहां है? बांसवाड़ा में। अब देखो इन्हीं 56 की पहाड़ियों में आगे बात करते हैं। 2 स्थान आते हैं। एक तो आता है मेवानगर और दूसरा है पिपलूद ग्राम। दोनों की चर्चा करते हैं भी दोनों स्थानों का क्या रोल रहता है। छप्पन की पहाड़ियां बताई मैंने आपको, सिवाना से बालोतरा। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं। 2 स्थान बताइए। एक तो मेवानगर और एक बताया था पिपलूद ग्राम। पिपलूद ग्राम, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। मेवानगर यहां पर है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत बहुत बार पूछा जाता है कि नाकोड़ा पर्वत कौन से जिले में है, तो वो जिला रहता है बाड़मेर। इसी नाकोड़ा पर्वत में नाकोड़ा में तीर्थ है, एक मंदिर है नाकोड़ा भैरव का मंदिर। नाकोड़ा भैरव का मंदिर जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उनको समर्पित है। पार्श्वनाथ उनको समर्पित है। दोबारा बता देता हूं, सिवाना और बाड़मेर जो 56 की पहाड़ियां हैं, यहां पर है मेवानगर। बहुत बार पूछा गया है कि मेवानगर कौन से जिले में है, तो वो बाड़मेर में है। यहाँ पे है नाकोड़ा पर्वत, और नाकोड़ा पर्वत में नाकोड़ा भैरव का मंदिर है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उनको समर्पित है। दूसरे गांव की बात करते हैं पिपलूद ग्राम। यहां पर है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में है हल्देश्वर महादेव का मंदिर। हल्देश्वर महादेव का मंदिर। और ये जो पिपलूद ग्राम है, यहां पर पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा, तो ये स्थान हमेशा हरा भरा रहता है, और इसकी तुलना माउंट आबू से की जाती है, तो इसे बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। राजस्थान का लघु माउंट आबू, या इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इसी क्षेत्र के अंदर कुछ शब्दावलियां हैं जिनका यूज किया जाता है। पहला देखो, रेल क्या है? रेल क्या है? तो लूणी नदी का जो बेसिन है, उसे लूणी नदी का बेसिन, उसे जालौर में रेल कहा जाता है।
इसके बाद पढ़ते हैं नेहड़ा और नेस्टा। क्या होते हैं? जब अपने कोई प्राकृतिक स्रोत हैं वहां पर जल अधिक हो जाए तो उसको दूसरे जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहां पर जल पहुंचाने का जो माध्यम है वो है नेहड़ा। इसी तरह से लूणी नदी का जो जल है, यहाँ पे लूणी नदी का जल नालियों के माध्यम से जालोर में अन्य जगह पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे इसे नेहड़ा या नेस्टा बोलते हैं। और आपसे यदि पूछा जाए भी नेहड़ा का मैदान या नेहड़ा का रन कौन से जिले में है, तो वो जिला रहता है जालोर। बात आई समझ में? नेहड़ा का रन कौन से जिले में है, तो वो जिला रहता है जालोर। अब अपनी बात करते हैं भी इसी जो ये प्रदेश है यहाँ पे पाली जिला, इस पाली जिले में इसी प्रदेश का एक भाग है काला डूंगरी, काला बुरा डूंगर, काला बुरा डूंगर पहाड़ी है ये पड़ती है पाली जिले में। पाली जिले में ये था अपना राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल। आज अपने राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे राजस्थान का दूसरा जो भौतिक विभाजन है अरावली पर्वतीय प्रदेश। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।